नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज तमिलनाडु से शुरू हुए एक और विवाद को लेकर आपके बीच हूँ। आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK के एक मंत्री ने एक बयान दिया था जो कि सनातन धर्म के बहुत से लोगों को आहत कर रहा था। उन्होंने सनातन धर्म को शुरू से बुनियादी तौर पर सनातन धर्म को पूरी तरह से ख़त्म करने की वकालत की थी। ये याद रखने की ज़रूरत है कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी DMK ये वहाँ के दलितों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राजनीति में आगे बढ़ी हुई पार्टी है। वो हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के तहत जो ज्यादतियाँ चलते रहती हैं उसको लेकर वो विरोध करते रही है, उसकी बुनियाद उसी पे है। इसलिए जब उन्होंने सनातन धर्म के बारे में कहा तो उसमें धार्मिक भावना के बारे में बात नहीं थी। सनातन धर्म के तहत जो जाति व्यवस्था है जो कि नीची कही जाने वाली जातियों का बड़ा शोषण करती है जाति व्यवस्था, तो उस बात को लेकर उन्होंने कहा था। खैर, ये बात और तूल इसलिए पकड़ गई कि द्रमुक जो है तमिलनाडु की DMK वो इंडिया नाम के गठबंधन का हिस्सा है। तो बीजेपी को और दूसरी पार्टियों को, NDA की दूसरी पार्टी को यह मौका मिला कि वो इंडिया गठबंधन से सवाल करे, खासकर कांग्रेस पार्टी से, कि आपके गठबंधन का एक साझेदार DMK ये सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा है। उसके खिलाफ कुछ लोग अदालत भी गए हैं, कुछ ने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई है। वो एक मामला अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इसी DMK पार्टी के एक भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन, ये UPA सरकार के समय केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इन्होंने अभी हिंदी भाषी लोगों को और ख़ासकर जो बिहार से आकर वहाँ काम करते हैं मजदूर तमिलनाडु में, बिहार के मजदूर सस्ते होते हैं, बिहार में रोज़गार नहीं है, वो दूर दूर तक देश में जाकर काम करते हैं। और देश के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे मजदूर बिहार से आए हुए हैं, उनके बिना वहाँ के उद्योग चल नहीं सकते। तमिलनाडु में भी लाखों बिहारी मजदूर काम करते हैं। अब अभी दयानिधि मारन ने ये कहा, आप हिंदी बहुत बढ़िया जानते हैं, लेकिन आज कंस्ट्रक्शन के काम में कौन है? यूपी और बिहार के जो लोग केवल हिंदी सीखते हैं वो यहाँ आकर तमिल सीखते हैं और फिर या तो कंस्ट्रक्शन के काम में लग जाते हैं या सड़क और टॉयलेट साफ करने जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। तो दयानिधि मारन का यह कहना था कि अगर आप हिंदी सीखेंगे तो आपका हाल यही होगा। ये याद रखने की ज़रूरत है कि तमिलनाडु का उत्तर भारत के राज्यों के साथ में एक भाषाई विवाद बड़े लंबे समय से चल रहा है। बड़े लंबे समय से वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाकर लादने के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि उनकी तमिल जो है वो हिंदी से ज़्यादा पुरानी भाषा है। उनका कहना है कि वहाँ पर अंग्रेज़ी का चलन भी है, तमिल के साथ साथ दो भाषाएं वो पढ़ते हैं, उनके ऊपर हिंदी और नहीं लादना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु कई मुद्दों पर अपनी बेहतरी होने का दावा करता है। जैसे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले की बात है, इसका एक वीडियो हो सकता है आपने भी देखा हो, तमिलनाडु के वित्त मंत्री से एक किसी नासमझ टीवी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं तो आप उसको अपने यहाँ लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कहे हुए को हमारे राज्य में लागू करने की कौन सी संवैधानिक बाध्यता है? प्रधानमंत्री कौन से अर्थशास्त्री हैं? प्रधानमंत्री किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं जो वो हमको हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में बता सकते हैं और हमको उसको मानना चाहिए? तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने साफ साफ बतलाया कि देश के जो आर्थिक पैरामीटर हैं, पैमाने हैं, उनमें तमिलनाडु पूरे देश के मुकाबले बेहतर है। तो ऐसे में उनकी कौन सी मजबूरी है जो वो प्रधानमंत्री की कही बातों को, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को तमिलनाडु में लागू करें?
तो तमिलनाडु अपने एक अलग अस्तित्व को लेकर चौकन्ना रहते आया है, इसमें नया कुछ नहीं है। दिक्कत यह होती है कि धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर या कि भाषा को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों का, वहाँ की सरकारों का जो कहना रहता है, उसमें कई बार उत्तर दक्षिण के बीच में एक विभाजन जैसी नौबत दिखती है। ये वैसा ही मामला है हिंदी भाषा को लेकर। भाषाई विवाद पुराना है। तमिलनाडु जो है वो तमिल और अंग्रेज़ी इन दो भाषाओं के सहारे बढ़िया चलता है। उसकी पढ़ाई लिखाई सब तमिल में हो जाती है, अंग्रेज़ी में भी हो जाती है। वहाँ के लोग हुनर सीखते हैं और अंग्रेज़ी भाषा भी सीखते हैं और बाहर पूरी दुनिया में काम करने जाते हैं। तो एक कामयाब प्रदेश है वो। ऐसे प्रदेश में अगर हिंदी भाषी इलाकों से लोग जाकर महज मजदूरी करते हैं, जो बुरी बात नहीं है, महज मजदूरी करते हैं, तो तमिलनाडु को ये बतलाने का हक है कि हिंदी भाषा आपको कहीं ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा पा रही है। आप हिंदी भाषा सीख के आकर केवल मजदूरी कर पा रहे हैं यहाँ पे। बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है। कहने का तरीका, कहने का लहजा शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है कि वहाँ से आकर यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। मैं जितना यूरोप अमेरिका घूमा हूँ तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर भारतवंशी लोग, बांग्लादेशी लोग, पाकिस्तानी लोग, यही लोग ज़्यादा मुझको सफाई कर्मचारी दिखते हैं। तो होता है ऐसा कि अगर आपने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी है, आपने कोई बेहतर हुनर नहीं सीखा है, तो आप जिस जगह जाते हैं वहाँ के सबसे छोटे समझे जाने वाले काम जो हैं, सबसे अधिक मजदूरी के काम जो हैं, आपको करने पड़ते हैं। तो जो दयानिधि मारन ने कहा है उसमें बात आपत्तिजनक उस तरह से नहीं है जिस तरह से कांग्रेस ने तुरंत कहा है कि ये बात गलत कही गई है, गलत समझा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये बात मंजूर नहीं की जा सकती दयानिधि मारन की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया है। उन्होंने मारन के बयान की निंदा की है और कहा है कि वो अगर किसी खास जाति के लोगों के नाला साफ करने के बारे में सवाल उठाते तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने पूरे यूपी और बिहार के लोगों के बारे में ये बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार और यूपी के मजदूरों की मांग पूरे देश में है, अगर वो नहीं जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। ये बात हो सकता है सही हो, लेकिन जो बात दयानिधि मारन ने कही है उस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ हिंदी भाषा की जानकारी, सिर्फ हिंदी भाषा का ज्ञान आज देश में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिला पा रहा है। शायद यही वजह है कि जो हिंदी की, हिंदू की, हिंदुस्तान की, हिंदू संस्कृति की वकालत करने वाले जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता, वो अपने खुद के बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं और फिर पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी महंगे विश्वविद्यालयों में पढ़ने भेज देते हैं। ऐसी फहरिस्त आते रहती है। बहुत बड़े बड़े मंत्री, बहुत बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, ये लिस्ट आते रहती है बीच बीच में। तो मेरा ये मानना है कि लोग हिंदी की वकालत कितनी भी करें, जब अपने बच्चों का भविष्य उनको अच्छा देखना रहता है तो उनमें से बहुत सारे अंग्रेजी स्कूलों की शरण में चले जाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में भी आपको बतला सकता हूं, जहां खड़ा होकर मैं ये बात कर रहा हूं कि यहाँ भाजपा के कई ऐसे बड़े बड़े नेता, मंत्री रहे हैं पिछले 15 सालों में, जो भाजपा सरकार का 15 साल था। उनके बच्चे यहाँ पे मिशन की स्कूलों में पढ़ते थे, ईसाई स्कूलों में पढ़ते थे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते थे। उन्होंने हिंदी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मैं किसी बच्चे का नाम लेकर या माँ बाप का नाम लेकर किसी बच्चे को नीचा दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो आपको ऊपर तक ले जाता है, पहुँचाता है। अगर आपको देश के बाहर जाकर पढ़ाई करनी है तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है, दक्षिण के राज्यों में जाकर काम करना है तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की किसी इंडस्ट्री में जाना है तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है, बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करना है तो अंग्रेज़ी ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि दयानिधि मारन की बात को आपत्तिजनक मानने के बजाय उससे एक सबक लेना चाहिए।
उससे ये सबक लेना चाहिए कि अंग्रेजी का महत्व क्या है। और अंग्रेजी कोई बुरी चीज नहीं है, एक औजार है। वो अंग्रेजों का छोड़ के गया हुआ कोई जूठन या उतरन नहीं है। आज दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की संपर्क की भाषा अंग्रेजी है। इसलिए अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं तो दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले देशों में आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। तो मुझको ये लगता है कि इस विवाद को उत्तर दक्षिण के टकराव के बजाय इस तरीके से देखना चाहिए कि दयानिधि मारन की जो बात है वो सचमुच ऐसे हिंदी भाषी राज्यों पर लागू होती है जहां अंग्रेजी पढ़ने से परहेज किया जा रहा है, और ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, महज हिंदी पढ़ते हैं, उनकी संभावनाएं सीमित रहती हैं। देश का कोई कानून ऐसा नहीं है जो लोगों को जबरदस्ती कोई भाषा पढ़ने को कहे, चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो। कोई ऐसा कानून नहीं है, आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। लेकिन संभावनाएं कैसे सीमित हो जाती हैं इसको जरूर देखने की जरूरत है। आज हो ये रहा है कि लोकसभा चुनाव कुछ महीने दूर ही बचे हैं, और ऐसे में एक एक बात को पकड़कर उसका विवाद या बखेड़ा खड़ा करना ये चल रहा है। इसलिए दयानिधि मारन की ये बात जो है, इसको अनुपातहीन तरीके से एक विवाद इसका खड़ा किया जा रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने कहा है उसमें से अगर लोग अपने काम की चीज़ ले लें तो काम की बात तो यही है कि अंग्रेजी सीखे बिना आपकी संभावनाएं सीमित रहेगी। उन्होंने इतना ही कहा है। अब उसमें बातचीत में कहीं उन्होंने सड़क और टॉयलेट साफ करने का कह दिया। उसको विवाद मानने के बजाय उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों को ये सोचना चाहिए कि क्या हम अंग्रेजी अपने बच्चों को सिखाएं जिससे उनकी संभावनाएं बढ़ें। बस इतना ही। आज का ये एडिटोरियल मोटे तौर पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच एक गैर जरूरी टकराव जो बीच बीच में खड़ा हो जाता है उस पर है, एक भाषा का जो विवाद है उस पर है। लेकिन मैं साथ साथ भाषा की संभावनाएं भी आपको बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेजी ऐसी बुरी चीज़ नहीं है कि उसे न सीखा जाए। मैं खुद अपनी पूरी ज़िंदगी म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा हूं जहां अंग्रेजी नहीं थी। कॉलेज पहुंचा मैं तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का शिकार हो गया। लेकिन जब अखबार की नौकरी मैंने शुरू की 18 साल की उम्र में, तो धीरे धीरे मोटी मोटी डिक्शनरी देख देख कर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मैंने सीखा। मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी सीखने की वजह से मेरा ज्ञान का आकाश जो है वो भी बड़ा हुआ, मेरे काम करने की गुंजाइश भी बड़ी हुई। मुझको कई जगहों से न्योते जो मिले विदेशी विश्वविद्यालयों से या दूसरी जगहों पर भाषण देने के लिए, वो भी इसलिए मिले कि मैंने अंग्रेजी सीखी थी। तो मेरा ये मानना है कि हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, मैं उसी में कमाता खाता हूँ। लेकिन अंग्रेजी भी अगर आप सीख लेते हैं तो वो एक अतिरिक्त तो हुनर रहता है जो आपको आगे ले जाने में मदद कर सकता है। दयानिधि मारन की बात के उस हिस्से को छोड़ दीजिए जो उन्होंने सड़क सफाई, टॉयलेट सफाई करने की बात कही है, उसको छोड़ दीजिए। हालांकि मैंने दुनिया के बहुत एयरपोर्ट्स पे ऐसा देखा भी है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। जो उनकी बात है कि भाई हिंदी पढ़ के जो लोग यहाँ पे आते हैं वो केवल मजदूरी कर पाते हैं, बस इतना सोचिए कि हम कैसे हिंदी भाषी इलाकों की आबादी को मजदूरी जैसे न्यूनतम मजदूरी वाले काम से ऊपर ले जा सकते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, नीचे टिप्पणी लिखिए अपनी। और हाँ, एक छोटी सी अपील, अगर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू इनका शौक़ आप रखते हैं तो इनको छोड़ दीजिए, वरना ऐसे शौकीन लोगों को कैंसर नहीं छोड़ता है। फिर मिलते हैं।